नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल योगेश सनी मैथ पर स्वागत है। जैसे कि हम जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित जो वीडियो बना रहे थे, आज उसी क्रम में हमारा फोर्थ चैप्टर है और जो फोर्थ चैप्टर की हमारी फर्स्ट वीडियो है। और ये जो फोर्थ चैप्टर है कौन सा है? ये है गुणनखंड, गुणक एवं उनके गुण, यानी कि गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है, इसी प्रकार के, और मल्टीपल्स क्या होते हैं उनके। तो ये सब जो इसके बारे में होगा, सभी बेसिक नॉलेज जो होगी, हम सभी इसके साथ साथ इनके जो क्वेश्चंस होंगे इनसे संबंधित में साथ साथ में कराते जाएंगे। आप इसको एक बार अच्छे तरीके से देखिए हमारे पास क्या है। सबसे पहले ये है हमारे पास गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं, यानी फैक्टर क्या होते हैं। गुणनखंड कोई संख्या दे दिया हमें, मान लीजिए 6 है। ये जो 6 जो संख्या दी हमें, इसके गुणनखंड क्या होंगे, यानी कि कौन सी में संख्याएं होंगी, कौन कौन सी में संख्याएं होंगी जो 6 को पूरा पूरा विभाजित कर सकती है, यानी कि काट सकती है। पहले नंबर पर तो 1 होगी, यानी 1 से एक ऐसी संख्या है, 1 से तो सभी संख्याएं, चाहे विभाज्य है, चाहे अभाज्य है, चाहे सम है, चाहे विषम है, यानी कि एक जो संख्या है उनका सभी का गुणनखंड होता है, ठीक है। यानी 1 से तो सभी संख्याएं कट जाएगी, क्योंकि 1 के टेबल में तो सब आ जाएगी। फिर दूसरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, और फिर 6 से डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से यानी कि कितनी संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, यानी 4 संख्याओं से। एग्जाम में जो आपका क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे, ये बनेगा, कोई भी संख्या दे दी, मान लीजिए 6 दे दिया और बोल देगा कि 6 के यानी कि 6 के कितने गुणनखंड होंगे। आपको बताना होगा 6 के कितने गुणनखंड होंगे। या तो ऑप्शन में दे देगा 1 2 3 6, फिर 2 4 5, इस तरह से दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। आपको देखना है कि 1 2 3 6 इसके गुणनखंड है। या फिर दूसरी तरीके से कैसे देगा, वो देगा कि इसके 6 के गुणनखंड 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कितनी है, यानी कि जहां पे ये कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी कि 4 गुणनखंड है किसके, 6 के। तो आप एग्जाम में दो तरीके से ऑप्शन बन सकते हैं। यदि ऑप्शन में तो ये तो ऑप्शन फर्स्ट पहले ही तरीका जो है हमारा पास ये है, पहला ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है 3 4 6 देते हैं, या तीसरा ऑप्शन देते हैं 1 3 6 देते हैं, या फिर फोर्थ देते हैं, ये दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 6 दे दिया, और हमारे पास 4 दे दिया। तो इस प्रकार से भी हमारा ऑप्शन बन सकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि 6 के गुणनखंड बताइए कौन कौन से हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि है इसके। दूसरे तरीके से कैसे देगा, पहला ऑप्शन तो दे दिया 3, दूसरा दे दिया 4, फिर दे दिया 5, और फोर्थ दे दिया 2। इसके कितने गुणनखंड है, इसके 4 गुणनखंड है। फिर ऑप्शन कौन सा लगाओगे आप, ये 4 गुणन, क्योंकि इसके 4 गुणनखंड है। गिनती में पूछ रहा हो, ये नहीं पूछ रहा कि 4 से कटे हैं नहीं कटे हैं, वो ये बात नहीं की है, उन्होंने बात की है कितने गुणनखंड होंगे, तो कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि 1 2 3 ये 4 है। इस प्रकार से यदि आपको गुणनखंड पूछा जाता है, तो गुणनखंड से संबंधित जो भी इसमें एग्जाम्पल हो आपके या आपकी बुक में जो भी क्वेश्चंस होंगे इस प्रकार के, तो आप उन सभी को कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इससे संबंधित मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि साथ के साथ ये जो पॉइंट था ये भी क्लियर हो जाएगा, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे वे भी क्लियर हो जाएंगे। गुणनखंड जैसे एक बना है 8 के सभी गुणनखंड लिखिए। 8 के सभी गुणनखंड लिखने हैं। अब 8 के सभी गुणनखंड कौन कौन से होंगे। अब जो ये 8 संख्या है, यानी जो 8 नंबर है, ये 8 है, जो ये 1 से तो सभी में आएगा, यानी 1 यदि गुणनखंड पूछा तो 1 को आप भूले ना बिल्कुल भी, क्योंकि 1 सभी में होगा, ठीक है। 1 से होगा, फिर किससे होगा, फिर हो जाएगा 2 से भी कटता है, 2 के बाद फिर 4 से, यानी 4 दूनी 8 होता है, 2 चौका 8 होता है, और 1 कटे 8 होता है, ठीक है। और उसके बाद 8। आपने ये भी क्वेश्चंस कर लिया, और इससे पहले किया मैंने 2, यानी कि जो 6 वाला था, 6 किससे कटता है, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस, इसमें थोड़ा सा आपको में सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या है इनकी। अब ये जो संख्या 6 है और ये 8 है, इसके भी 4 है, इसके भी 4 थे, चलो ये तो आगे पीछे हो सकते हैं, हम मानते हैं, ठीक है। कोई बड़ी संख्या है तो उसके ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन एक बात नोट करने क्या हो गए कि एक तो जो संख्या पूछी, जिस संख्या के गुणनखंड पूछे, एक तो वो गुणनखंड, और एक यानी कि 1 और 6, 1 और 8, ठीक है। यानी कि दो गुणनखंड तो आपको पता लग ही गया कौन कौन से होंगे। एक तो जो संख्या है वो, यानी कि वो अपना कोई भी संख्या हो सम में अपनी एक गुणनखंड होती है।
दूसरा एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की संख्या हो। तो आप इस तरह से जो भी होंगे, यानी कि इसके गुणनखंड कितने होंगे, 4। ऑप्शन में किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, जैसे 8 के सभी गुणनखंड लिखिए। 8 के सभी गुणनखंड कौन से थे, ये हमने बता दिए 1, 2, 4 और 8 है। यदि पूछता कि 8 के कितने गुणनखंड है, तो कितने हैं, 4 है। ठीक है, ऐसा नहीं कहा कि इसके भी 4 है तो इसके भी 4 है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई बड़ी संख्या आ जाए तो। ठीक है, मान लीजिए 12 है, कोई 15 है, उसके अलग अलग सभी के गुणनखंड होते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी आपके कोई संख्या है तो उनको आप कर सकते हैं। अब दूसरा है अभाज्य गुणनखंड, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दूसरे नंबर का जो हमारा दूसरा पॉइंट है यह है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले तो हमने एक जो हमारा जब हमने स्टार्टिंग किया उस समय में जो हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने सम, विषम, अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर, ये ओल नंबर, इवन नंबर, ये सभी चीजें हमने उस वीडियो में कराई थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक बेसिक नॉलेज से भरी हुई वीडियो है पूरी तरीके से। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी हो तो एक बार उसको जरूर देखिए। दूसरा, अब अभाज्य है, यहाँ पे भी वैसे तो हमने वहां पे बता दिया अभाज्य क्या होता है, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। अभाज्य गुणनखंड आप जब भी कर सकोगे यदि आपको अभाज्य के बारे में पता होगा, यानी प्राइम नंबर के बारे में आपको पता होगा, संख्याएं क्या होती है, प्राइम नंबर। ठीक है, यदि आपको अभाज्य के बारे में नहीं पता और किसी संख्या का आपको दे दिया, मान लीजिए कोई भी संख्या दे दी, इसमें 18 ही दे दिया, कोई संख्या दे दी 18 दे दिया, तो 18 के आप उन्हें पूछा कि अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो आप अभाज्य गुणनखंड में क्या करोगे, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। यदि आपको अभाज्य के बारे में नहीं पता, आप इसके अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3 लिख सकते हैं, फिर 6 भी लिख सकते हैं। अब 6 लिख तो सकते हैं लेकिन अभाज्य संख्या तो नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर हमें अभाज्य का पता तो हम लिख देंगे, नहीं अगर अभाज्य के बारे में हमें जानकारी नहीं है तो हम लिख देंगे, तो उसका मतलब वो हो जाएगा हमारा गलत। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस प्रकार से होती है। आप इससे देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं 2 केवल एक ही ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। ठीक है, बाकी सभी कितनी है, सभी विषम संख्याएं जो है अभाज्य होती हैं। इसमें यानी कि एक तो उसका एक से अभाज्य संख्या है कि तो गुणनखंड हो गए, एक तो 1 होगा और एक वो अपने में खुद नंबर होगा। जैसे ये 7 है, 7 के कितने गुणनखंड है, अभी जो इसका पहला पॉइंट था, जो फर्स्ट पॉइंट था इस वीडियो का हमारा गुणनखंड ही तो था, उसमें 6 के और 8 के हमने बताए थे, 6 के और 8 के हमने बता दी थी 4 गुणनखंड है, किस तरह से हमें भी बता दी थी। दूसरा जैसे मान लिया हमने 7 के गुणनखंड कौन से हैं, उसमें अभाज्य और भाज्य का कोई जिक्र नहीं हुआ, उसमें पूछा कि 7 के गुणनखंड कितने हैं, 7 के 1 है और कितना 7 है, और तो कोई नंबर है नहीं जिससे 7 कर दें। तो अभाज्य संख्या के गुणनखंड कितने होंगे, 2 होंगे। कौन से होंगे, एक तो 1 होगा और एक वो सम में अपनी संख्या होगी। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी संख्या होगी, ये सभी ऐसी है। तो ये तो अभाज्य संख्या के बारे में हमने पता लगी गया। अब जो एग्जाम्पल लिया था हमने, कितना, ये संख्या ली थी 18। अब 18 किस किस से कट सकती है, एक तो 2 से कट सकती है, 3 से कर सकती है, 3 से कर सकती है, लेकिन करने का तो घोर से भी कर सकती है, तो में क्या हो जाएगी, में अभाज्य संख्याएं नहीं होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2, 3, 3। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 18 के अभाज्य गुणनखंड। ये बताना 18 कोई संख्या है तो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 है, 3 है और 3 है। ठीक है, क्योंकि 2 × 6 = 18। ठीक है, इस प्रकार से हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इससे संबंधित जो भी होंगे, मैं वैसे तो मैंने अभी क्लियर करा ही दिए, लेकिन फिर भी कराते हैं। 240, जैसे 240 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। ठीक है, 240 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं ये हमें बताना है। तो इसको किस तरह से हम करेंगे, देखिए 240 के अभाज्य गुणनखंड 240 को, अब 240 है, ये जो 18 है, अब कुछ बच्चों की समझ में ये नहीं आ रहा है ये 2, 3, 3 कैसे आए। चलो मैं अभी बता देता हूँ। इसमें 18 को क्या करेंगे हम, इसको 2 से डिवाइड किया, कितना आया, 9 आएगा,
ये 3 से किया, फिर 3 आ गया और फिर से किया 1 आ गया। तो इस प्रकार से फिर क्या हो जाएंगे, ये गुणनखंड हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे, ये किससे 2 से हो जाएगा, यहाँ पे जो डिवाइड करते जाएंगे यानी भाग करते जाएंगे वो अभाज्य संख्या से ही करते जाएंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या ही उसने पूछा है अभाज्य संख्या के गुणनखंड कितना होंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या से अगर हम उसको काटते हैं तो जब भी हमें प्राप्त होगा। तो ये हमें यहाँ तक ऐसे ही प्राप्त होती चली जाएगी, इस बारे में आपको जानकारी पहले से ही होगी, ठीक है। अब कितने हुए हमारे पास, ये अभाज्य गुणनखंड है, इसके 2 2 4 बार तो 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है। तो 240 के महाअभाज्य गुणनखंड, पहला ऑप्शन तो हमारे दिया गया था 4 है, दूसरा ऑप्शन दिया गया था 5 है, तीसरा ऑप्शन दिया गया था हमें 6 और जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास वो 7 है। तो ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसका यानी कि तीसरा क्या हुआ इसका आंसर हुआ। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड हम इनके कर सकते हैं। और जो अब से पहले हमने कराया था गुणनखंड, एक गुणनखंड करा है, एक अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब आपकी ये भी सोच रहे होंगे, अभी 2 पॉइंट बने हैं इस बात में, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। यह भी हमने 6 और 8 के गुणनखंड कराए थे, 6 और 8 के गुणनखंड जो कराए थे उसमें 1 भी आया था, सोच रहे होंगे, और 1 यहाँ पर आ नहीं रहा, ये बात भी तो होगी आपके माइंड में वो 1 क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे भी 1 नहीं आया, यानी कि 1 से भी तो कर सकती थी, जब गुणनखंड की बात हो रही तो 1 से भी तो गुणनखंड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभाज्य है, ये ना भी पहले अभाज्य है, क्यों, और अभाज्य गुणनखंड उसने पूछा है, और एक जो संख्या है वो अभाज्य नहीं होती। अभाज्य कौन कौन सी होती है, अभाज्य 2 से स्टार्ट होती है, यानी 2 3 5 7, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। तो इसका मतलब 1 तो यहाँ है ही नहीं, तो 1 इसलिए यहाँ पे आया नहीं। आप थोड़ा यहाँ पे, मुझे पता है कि आपको थोड़ा मिस्टेक हुई होगी यहाँ पे, कि इसमें जो गुणनखंड कर रहे थे अभी गुणनखंड में 1 ले रहे थे और यहाँ पे लिया नहीं, तो 1 हमने इसलिए नहीं लिया। और 1 की ना तो यहाँ पे गिनती होगी, गिनती किनकी होगी, इनकी होगी, किनकी, अभाज्य संख्याओं की होगी। और 1 की क्यों नहीं हुई, क्योंकि 1 अभाज्य संख्या नहीं है, इससे पूछा है अभाज्य गुणनखंड, वहां पर पूछा था गुणनखंड। इतना अंतर है, ध्यान रखिए, एग्जाम में पूरा मतलब कंफ्यूज करने लायक बात होगी बिल्कुल। वहां पे गुणनखंड हो गया और अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड में 1 नहीं होगा, और भाज्य गुणनखंड में यदि गुणनखंड पूछता है तो वहां पे 1 की भी गिनती होगी, जैसे कि हमने 6 में और 8 में की है इससे पहले। यदि आपको अभी भी समझ में ना आया, दोबारा से रिपीट वीडियो को दोबारा से चला कर देखिए दोबारा से, यानी कि मैंने 6 में और 8 में कराया है, यानी एक उसका क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। और अभाज्य में 1 की गिनती नहीं होगी, यानी कि हमें 2 पॉइंट पड़े हैं अभी तक, अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। मैं मानता हूं कि ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एक होता है गुणज, ठीक है, ये दिया गया है गुणज, गुणज यानी मल्टीपल्स। गुणज क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, जैसे कि इसमें पूछ लिया कि 6 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे। एक फर्स्ट पर्सन क्या है, अभी मैं प्रॉब्लम लेके चलूंगा साथ में, और उसके बाद जो है इसकी गुणज जो होते हैं साथ के साथ उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए, मल्टीपल्स, यानी कि जिस तरह से हम टेबल पढ़ते हैं उसी तरह से क्या होगा, ये गुणज हो गए, ध्यान रखिए, गुणनखंड और गुणज, ठीक है, गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड भी 2 तरीके हैं, एक गुणनखंड है और एक अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, उस वहां पर आप देख सकते हैं। दूसरा, ये जो तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे ये गुणज, गुणज का मतलब क्या है, सीधा सीधा, वैसे तो काफी सारे इसमें पॉइंट हैं, लेकिन मैं केवल मैं ही पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपको सीधा सीधा एग्जाम में हेल्प करेंगे। वैसे तो पढ़ाने में बहुत कुछ है, लेकिन इतनी बड़ी वीडियो करने से भी फायदा नहीं है। पता लगा मैंने करा दिया, इसमें रामायण पढ़ा दी और आपको वहाँ पर मिला ना कुछ भी। मैं केवल पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको कम समय में अधिक ज़्यादा जो हेल्प हो सके वो आपको हेल्प मिले मेरे द्वारा, और आपको एग्जाम में जो पॉइंट बन सकते हैं केवल उन्हीं पॉइंटों को हम बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी छूटेगा नहीं। यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं
और लगातार सभी वीडियो देखते जाएंगे तो मैं मानता हूँ कि एग्जाम में मैथ का जो भी प्रॉब्लम होगी सब हमारी वीडियो से ही आने वाली है, ये आप कंफर्म रखें। ठीक है, 6 के प्रथम 5 गुणा, कितने 5 बताने हैं 6 के प्रथम, यानी जो 6 है 6 का टेबल कर दो 6। इस तरह से आप यहाँ पर ये करते जाएंगे, कितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5 यानी 30 तक। ठीक है, अब 6 के प्रथम 5 गुणा जो उनसे हुए 6 12 18 24 30। आप इस प्रकार से ये सभी गुणन कर सकते हैं। ये की है, अगर दूसरा प्रॉब्लम हमारे साथ क्या बन सकती है, यानी दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, उस यहाँ पर पूछा है 6 के प्रथम 5 गुणज कौन से हैं। वहां पर पूछ सकता है कि 6 के प्रथम 5 गुणज का योग कितना है। तो उस समय में हम क्या करेंगे, उस समय में हम इनको सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ कर देंगे। इनका जोड़ के जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए तो आपको इस तरह से लिखिए, ऑप्शन में आएगा वहां पे। यदि उसने कहा कि 6 के प्रथम 5 गुणज का योग लिखिए तो योग का मतलब क्या होगा, उनको ए से लिखकर उनको फिर आपको ऐड करना पड़ेगा, फिर वहां पे एक संख्या में आंसर होगा, लगभग 240 300 जो भी होगा उस तरह से आप जोड़ सकते हैं। तो ये क्या हुआ आपका, ये है प्रथम 5 गुणज, जो भी आपके गुणज होंगे आप गुणज कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक पॉइंट दिया गया है, चलो मैं पढ़ा देता हूँ। उभयनिष्ठ अपवर्त है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से होते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, इस प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो आप ये सभी करें। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग हाँ दिया गया है इसमें, जैसे इस बुक का जो भी है 3rd क्वेश्चन है, और इसका कितना आना 90 इसका आंसर आना ऐड करने के बाद, यानी 6 के प्रथम 5 गुणा जब इनको ऐड करेंगे तो इसमें 90 इसका आंसर बनना है। देखिए ये 30 ये है, 6 और 24 30 होगा, और 12 18 30 होगा, यानी 30 और 30 30 90 हो गए। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सॉरी देखिए अब क्या होगा, ये दिया गया है 8 और 11 में, 8 और 11 में उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हो गए वे सभी बताने हैं 8 और 11 में। ठीक है, अब ये जो हमारी प्रॉब्लम है उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ पे एक पॉइंट है भी आपकी बुक में उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इस जो क्वेश्चंस दिया लिया मैंने जो, इसकी सहायता से ही हम उभयनिष्ठ गुणनखंड को क्लियर कर लेंगे। देखिए कैसे करते हैं, ये है 8 के जो गुणनखंड होंगे वो 1 होगा, ए है 2 है, फिर उसके बाद 4 होगा और ये 8 है। ठीक है, आप इस प्रकार से अब 8 आया, 8 में जो है 1 भी है। अब बात किसकी हो रही है, गुणनखंड की हो रही है, ना कि अभाज्य गुणनखंड की। ठीक है, और 11 में कौन सा होगा, 11 में 1 है और 11 है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, अभाज्य यानी उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, गुणनखंड यानी कि जो गुणनखंड दिया, अब इनमें कॉमन क्या है 1 है, तो इसका आंसर कितना हुआ 1। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं, यानी कि 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है ये एक जो आया हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड जो निकालना था हमें, उभयनिष्ठ का मतलब जो कॉमन फैक्टर निकालना था इसका, वो हमें ऐसे निकाल दिया। दूसरे में इसमें क्या प्रॉब्लम बन सकती है वो देखिए, यदि कोई दो अभाज्य संख्याएं दी हमें, अभाज्य संख्या जैसे मैंने बताई 2 है और 3 है, इनका क्या पूछा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, अभाज्य संख्या होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड हमेशा 1 होगा, क्योंकि अभाज्य जो संख्याएं हैं हमारी वे एक दूसरे से नहीं कटती, केवल 1 से कटेगी या फिर में अपने नंबर से कटेगी। ठीक है, तो उनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो केवल 1 होगा। दूसरा, यदि अभाज्य संख्या होगा मैं से पूछ ले जाए, अभाज्य संख्या होगा मैं से भी 1 ही होता है। ठीक है, यदि आपको अभाज्य संख्या अभी तक भी याद नहीं होगी तो दोबारा से हमारी जो फर्स्ट वीडियो है वहां पर जाकर एक बार जरूर देखिए आप। ठीक है, जब जाकर क्लियर होगी, बार बार हम हर वीडियो में उन चीजों को क्लियर नहीं करा सकते हैं,
ठीक है, जो एक बार हमने बता दिया तो आप उसको दोबारा से वहाँ करा दिया, वैसा हमने इसमें भी बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार जो अच्छे बेसिक नॉलेज थी उसमें, जो सभी संख्याओं की नॉलेज हमने बताई थी, वो उस वीडियो में हमारी है। नेक्स्ट है इसमें जो पॉइंट है, ये क्वेश्चन है और किस प्रकार से आ सकते हैं आपके पास। यस 7 की घात 5 है, गुणा 9 की घात 7 है, 11 की घात कितना है 9 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे। ठीक है, इस प्रकार से बताना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। देखिए कितने होते हैं, किस प्रकार से इसको करेंगे। अब अभाज्य है, बार बार एक ही बात आ रही है, अभाज्य। अभाज्य के हमें पता होना चाहिए। अब 7 की पावर कितना है 5 है। अब 9 किसी संख्या है, 9 अभाज्य तो नहीं है, तो उसे पूछा है अभाज्य गुणनखंड है। अब जब 9 अभाज्य नहीं है तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3, और ये जो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यानी कि 9 की घात 7 है, इसको 9 की घात 7 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। फिर 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3 भी तो लिख सकते हैं, तो 9 ही वो, और ऊपर 7 जो है, यानी फर्क भी नहीं पड़ा और हमारा काम भी होगा, ऐसे ही हुआ ना। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इसकी पावर 7 हो गए। अब 11 की घात कितनी है 9 है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, ये 7 की घात कितना है 5 है। अब इनको, ये 9 की घात 7 था, 3 की घात भी 7 है, इस 3 की घात भी 7 है। अब 3 की घात 7 और गुणा 3 की घात 7 ऐसे लिख सकते हैं आप। 3 की घात 7 को और 3 की घात 7 को जब आंसर आएगा बिल्कुल वही आएगा जो 9 की घात 7 था, उससे बेफिक्र रहिए, आप ऐसे तोड़ सकते हैं इसको। इसको लिखा क्यों ऐसे, क्योंकि हमने अभाज्य गुणनखंड था। अभाज्य क्या होता है, अभाज्य 9 नहीं होता, और होता है क्या है 3 होता है, यानी 3 गुणा 3 में हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद 11 की घात कितना है हमारे पास 9 है। देखिए क्या होता है, अब उसने अभाज्य गुणनखंड, अब जो 7 संख्या है हमारे पास, जो 7 संख्या है कितनी बार है 5 बार है, 3 कितनी बार 7 बार है, 3 ये भी 7 बार है, और ये 11 9 बार है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इनकी जो घात है ऊपर ली पावर है जो, ठीक है, ये तो बेस है, ये क्या है पावर है इसकी, इनकी पावर को आपस में क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे 5 7 प्लस के 7 प्लस के 9, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास जोड़ कर, ये आएगा 28। तो इसके जो गुणनखंड हुए ये कितने हुए 28 हुए। इस प्रकार से जो है ये आप सभी कर सकते हैं। जो भी 1-2 प्रॉब्लम होगी हम इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी अभी तो उसमें करा देंगे। देखिए नेक्स्ट वीडियो क्या होते हैं।